बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प। इमरान खान साहब जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं और वो अगली इनिंग्स जो शुरू कर रहे हैं वो इंतहाई जारहाना है, इंतहाई जारहाना। और अपनी पार्टी के अंदर भी वो तमाम लोग जो मफहमत पसंद हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका बयानिया नर्म है, सॉफ्ट स्पोकन है, जो मिड विकेट पे खेलते हैं, जो मीडियम पेसर हैं, उनको वो साइड लाइन करते जा रहे हैं और एक जानदार किस्म की जो रियल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रियल फेस, उनको वो सामने ला रहे हैं। ये हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी देख लिया, ये हमने पंजाब में भी देख लिया और वो जारहाना पॉलिसी के साथ आ रहे हैं। 8 फरवरी को पहला पेपर है, सबका पहला पेपर है। 8 फरवरी को यौम एहतजाज बनाना है, उसके लिए उन्होंने कह दिया है कि भरपूर किस्म की तैयारी करें। अब ज़रा 3-4 खबरों का हम जायज़ा लेते हैं और बाहर से ख़ास तौर पे चाइना, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, सऊदी अरब, यूएई, यहाँ से जो खबरें जनरेट हो रही हैं, उन खबरों को अगर हम देखें तो बहुत ही क्रूशल स्टेज है इस हमारी जाली सरकार की। जाली सरकार में और इस जाली निज़ाम में इतनी सख्त बिल्कुल नहीं है कि वो ये सारे का सारा प्रेशर बर्दाश्त कर सके या इन सारे क्राइसिस को और सारे दबाव को जो आ रहे हैं, कसीरुल जहती जो दबाव आ रहे हैं, इनको वो फेस कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि तगड़ी गवर्नमेंट हो और वो तगड़ी गवर्नमेंट जिसको आइनी कानूनी जवाज़ हासिल हो, जो खालिसतन जमहूरियत की बुनियाद पे हो, वो हुकूमत होगी तो वही मुकाबला कर सकेगी। और उसके लिए ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हो, आज़ाद अदलिया हो, आज़ाद मीडिया हो। ये सब कुछ होगा और इसके लिए लाजमी है कि इलेक्शन हो, दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन हो और नए इलेक्शन के नतीजे में एक साफ़ सुथरी पार्लिमान मारिज़ वजूद में आए और जिससे अवाम मुंतखब करें, उसको हुकूमत मिले और वो फिर आँखों में आँखें डालकर बात कर सकेगी। वो चाइना से भी बात करेगी, वो अमेरिका से भी करेगी, वो बरतानिया से भी करेगी, वो सऊदी अरब से भी करेगी, वो यूएई से भी करेगी, वो फिर तमाम से करेगी। और उस हुकूमत के पीछे अवाम की ताकत होगी और जब अवाम की ताकत होगी, आइन और कानून की ताकत होगी और अदलिया उसके साथ खड़ी होगी, तब जाके बातें आगे बढ़ेंगी। इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है, बल्कि जाली पार्लिमान, जाली अदलिया, जाली मीडिया, जाली जो है वो आपकी हुकूमतें, और ये सारी की सारी चीज़ें जालसाजी की बुनियाद पर कायम करके इनके ज़रिए आप चाहते हैं कि दुनिया आपसे बात करे। दुनिया आपसे बात नहीं कर रही और बिल्कुल वो आपको किसी काबिल ही नहीं समझती। वो आपको एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रही है और डील कर रही है कि इनके तो अपने अंदर इतनी लड़ाइयाँ हैं, इनके साथ हमने बात क्या करनी, इनको तो जब कान से मरोड़ेंगे इनको पकड़ के ले आएंगे। ये तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर चुके हैं, ये अदलिया के ख़िलाफ़ इतने कुछ कर चुके हैं, मीडिया के साथ इतना कुछ कर चुके हैं, झूठे मुकदमात कायम कर रहे हैं, गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन चोरी कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इनको तो जब चाहेंगे हम कान से मरोड़ेंगे और अपनी बात मनवा लेंगे। ये हमारी हैसियत हो चुकी है। बहरहाल इमरान खान साहब इन्हीं हालात में, उनको पता है कि ये सारी सूरत हाल हो चुकी है और इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है, अगेन बार बार कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो अपने जरदारी साहब अपना सब कुछ हासिल भी कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो आंखें भी दिखा रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब ईवान सदर ने ये शिकवा किया है कि ईवान सदर की हिदायत पर वज़ीर आज़म ऑफिस तवज्जो नहीं दे रहा। यानी जरदारी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हमारी बातों पे अमल नहीं कर रहे और हमारी शिकवे शिकायत उनको नहीं देख रहे, उनको अहमियत नहीं दे रहे और ये सारी चीज़ें मेक ब्रेक पे पहुंची हुई हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि हम ये जो जाली सरकार है, शहबाज एंड मरियम एंड नवाज सरकार, अब इसके दिन पूरे हो चुके हैं। तो इनको जितना भी कोशिश करेंगे बैसाखियों के ज़रिए खड़ा करने की, ये हो नहीं सकेंगे। मेरे सामने कुछ इंटरनेशनल सिनारियो है
وہ ذرا آپ کے سامنے بتاتا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ چائنا آپ سے ناراض ہے، چائنا ہم سے سخت ناراض ہے، اور محسن نقوی کا اس تقریب میں جانا، وزارت خارجہ کا معافی مانگنا اور اسے غلطی کہنا، چائنا اس نیریٹو کو، اس موقف کو بالکل نہیں درست مان رہا، اور وہ سخت ناراض ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ باتیں اتنی آسان نہیں. اگر ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ انڈیا آپ کے بارے میں کیا عزائم رکھتا ہے، ہم آپ کو باقی ملکوں سے خبریں لا کے بتا سکتے ہیں کہ باقی ملک آپ کے لیے اور اس ریجن کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، تو کم از کم ہمیں بیوقوف مت بنائیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ آپ کیا چالیں چل رہی ہیں. یہ چائنا کا ہے. ابھی میرے سامنے کچھ پڑا جی. چین کی ناراضگی کی جو وجوہات ہیں، کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں الزام بڑا ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ جناب سی پیک بند تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پچھلے 2.5 سال سے کچھ نہیں ہوا اور اگلا مرحلہ شروع ہی نہیں ہو سکا. شہباز حکومت کی کارکردگی اتنی خراب ہے کہ سفارتی محاذ پر کامیابیاں سمیٹنا تو درکنار، ان سے پاکستان کے جو ازلی دوست ممالک ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. اور گارڈین کی رپورٹ ہے جی، برطانوی اخبار ہے گارڈین، اور اس کی رپورٹ کے مطابق 20 جنوری 2025 کو جو گوادر ایئرپورٹ سے پروازوں کا باضابطہ آغاز ہوا ہے، اس روز پورے شہر میں سیکورٹی فورسز نے لاک ڈاؤن کیا تھا، اور وہاں پر چند حکومتی اور فورسز کی شخصیات موجود تھیں، لیکن ان کے ہم منصب سمیت چین کا کوئی سرکاری عہدیدار وہاں موجود نہیں تھا. یہ غیر موجودگی انتہائی حیران کن تھی، اور کیونکہ گوادر ایئرپورٹ سی پیک منصوبے کا اہم ترین حصہ ہے، کیونکہ دروازہ ہے نا جی گوادر، یہ اس کا پہلا دروازہ جو ہے وہ ہے ہمارا گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا آتا ہے، اور پورے ملک سے گزرتا ہوا یہ جاتا ہے بلوچستان میں داخل ہوتا ہے گوادر، اور گوادر سے آگے پھر سمندر میں گہرے پانیوں میں، اور وہاں سے پھر آگے تجارتی گزرگاہ ہے، اور پہلے سڑک اور اس کے بعد پھر آبی گزرگاہ. تو یہ گوادر کی صورتحال کے بارے میں یہ ان کا گارڈین کا ایک آرٹیکل ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. یہ غیر موجودگی انتہائی حیران کن تھی، کیونکہ گوادر ایئرپورٹ سی پیک منصوبے کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اس پر چین نے $230 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے، لیکن اب یہاں پر چین کی عدم دلچسپی نے گیم چینجر منصوبے سی پیک کے مستقبل پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ درست نہیں ہے. سیکورٹی کی صورتحال کل بھی مہرنگ بلوچ نے اپنا پروگرام کیا، جلسہ کیا، اس کو سبوٹاج کیا گیا، اس پہ ہلا بولا گیا، اور اس وقت ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہیں ان کی آواز پر لاکھوں بلوچی، ہزاروں بلوچی جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. اور اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی کل ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. گارڈین کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی سی پیک کا دوسرا مرحلہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا، اور پہلے مرحلے کے 26 منصوبوں کو بھی محدود کر دیا گیا ہے، اور چین نے پاکستان میں کام کرنے والے اپنے زیادہ تر ورکرز کو، مین پاور، افرادی قوت کو بلا لیا ہے واپس، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کے ہاں 2 وجوہات ہیں. وہ کہتا ہے کہ نمبر 1 یہ کہ آپ اپنے استحکام لے کے آئیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں، اور اپنے اندر کے جھگڑے ختم کریں، اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور گارڈین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں چین کے پولیٹیکل سیکرٹری وانگ نے کہا کہ سی پیک کو درپیش خطرات کے پیش نظر حکومت پاکستان پر غیر معمولی انداز میں تنقید انہوں نے کی، اور کہ چین کے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے مستقبل پر سنگین خدشات کا بھی اظہار ہے، اور یہاں تک کہ وہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور چین نے یہ کہہ دیا ہے، اور گارڈین لکھ رہا ہے کہ اگر سیکورٹی کی یہ صورتحال رہی تو کون یہاں سرمایہ کاری کرنے آئے گا. اور چین کے پولیٹیکل سیکرٹری نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان سی پیک کے متعلق جھوٹی بیان بازیاں کر رہی ہے، لیکن ہم پاکستان کی طرح بیان بازیوں والا کام نہیں کرنا چاہتے. ہمارا فوکس کام اور ڈیولپمنٹ پر ہے، لیکن اگر سیکورٹی کی یہی صورتحال رہی تو سی پیک کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی. اور اگلا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے یہ کہہ دیا ہے، اور یہ پاکستانی عہدیدار کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جو سیکورٹی خدشات کے پیش نظر
चाइना सी पैक पर अपनी फोर्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसके एहलकार वो तैनात करना चाहता है। ग्वादर में चीनी नेवी के एहलकारों के तैनाती का मुतालबा कर चुका है कि हम अपनी सिक्योरिटी लेके आएंगे सी पैक पे भी और ग्वादर पे भी, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी पे हमें भरोसा नहीं है। और चीन ने यह तय कर लिया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी जो है वो इस रजीम के बस की बात नहीं है। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है जी कि SIFC के क़याम के बावजूद शहबाज हुकूमत चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज कायम करने के लिए कायल नहीं कर सके, क्योंकि चीन को सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसलिए पाकिस्तान में जारी सी पैक के मंसूबे भी सुस्त रवि का शिकार हैं। और एक और बात उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक साल इमरान खान की हुकूमत को गिराए जाने का एक साल बाद यानी कि 7 मई 2023 को भी चीन के वज़ीर दाखिला ने कहा था, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ और ये सारी चीज़ें लेके आएँ। और इसके साथ साथ ही ये तो है सूरत हाल एक्चुअल, और ये सारा कुछ रिपोर्ट कर। दूसरा एक और बात भी है कि बलूचिस्तान जो है ग्वादर, वो कहते हैं क्योंकि वहाँ के मछेरे जो हैं जो जिनका रोज़गार ग्वादर से वाबस्ता है, बलूचिस्तान के ग्वादर के हज़ारों लोगों का वाबस्ता है रोज़गार, और ख़ास तौर पे ग्वादर और उससे मुंसलिका, वो कहते हैं कि जी हमारा कारोबार तो तकरीबन बंद होकर रह गया है। और अब वहाँ पे जो पाकिस्तानी शहरी हैं, बलोची शहरी हैं, वो भी वहाँ पे इस तरह जाते हैं जैसे कि वो गैर मुल्की हों, और जो चाइना जो है उसके कंट्रोल में सारा कुछ है। जाहिर है वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल होगी तो ये सब कुछ होगा। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है। और उसके बाद अगला जो मामला है ये तो है चीन ने, ये चीन कह रहा है आपको कि हमारे साथ हमें बेवकूफ़ मत बनाएं, ये चाइना कह रहा है। उधर से अमेरिका भी यही कह रहा है, और अमेरिकी ट्रंप इंतज़ामिया, ट्रंप काबीना के लोग कह रहे हैं कि जनाब हमारे साथ लफ्ज़ी बाजीगरी मत करें, सीधी बात करें, इमरान खान को रिहा करें। वो ये कह रहे हैं सीधी बात करें, इमरान खान को रिहा करें। और फिर अगला प्रेशर जो है, हम इधर सिविलियन का ट्रायल कर दिया हमने फौजी अदालतों में, सिर्फ एक बयानिए को सच साबित करने के लिए, और कोई मसला नहीं था। उसका ये हुआ कि हमारी जो यूरोपीय यूनियन, वहाँ पे हमारे मसाइल पैदा हो गए हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर तिजारत जो है, हमारी जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट बिल तो जितना ज़्यादा होगा वो हमारा मुसीबत है। एक्सपोर्ट ही असल होती है कि हम अपना माल बाहर कितना भेजते हैं, कि वो हमारी सारी तिजारत जो है वो ज़्यादातर तिजारत हमारी अमेरिका है, और या फिर यूरोपीय ममालिक की मंडियाँ हैं वहाँ तक है। और उनके साथ भी हम इंसानी हकूक़ के मामले में पंजा आज़माई कर रहे हैं, और वहाँ पे हम ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये सारी सिचुएशन अपनी जगह पे मौजूद है। यहाँ तक कि आपका दोस्त मुल्क जो है सऊदी अरब और UAE, वो भी वहाँ से भी आपको अभी तक $1 की भी सरमायाकारी नहीं हुई, $1 अरब की सरमायाकारी नहीं हुई। हाँ, वो ये ज़रूर कर रहा है कि जो आपको उसने सस्ता उधार पे तेल दिया है उसकी रिकवरी सऊदी अरब कह रहा है कि जनाब रेकोडिक में जो है वो वहाँ के हम आपके शेयर्स ख़रीदते हैं और वो हमारे हवाले कर दें, ताकि जितना आपने तेल ख़रीदा है वो इस तरीके से, ये तो हम काम कर रहे हैं कि सोने के ज़खायर हम कर्ज़ों के इव्ज़ जो है वो बेच रहे हैं। ये सिचुएशन, ये सूरत हाल है। इन हालात में आप ज़रा देखिएगा कि क्या हमारी फ़ौजी क़यादत और ये ख़ास तौर पे हमारी सियासी क़यादत, क्या ये इस काबिल है जिसकी बेस कोई नहीं है, और जिसकी सारी की सारी सूरत हाल क्या है कि मीडिया को कैसे दबाना है, अदलिया को कैसे दबाना है, कारोबारी लोगों को कैसे दबाना है, और अपने सियासी मुखालफिन को कैसे दबाना है, वो अभी भी इसी एजेंडे पे लगे हुए हैं। तो ये सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, ये जो वो हक़ाइक़ हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है जी कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो डायरेक्ट आएंगे और बिल्कुल लगी लिपटी नहीं होगी, लेकिन वो आएंगे, अपना टाइमिंग उनकी अपनी होगी, और जब वो आएंगे तो शायद फिर हम बर्दाश्त ना कर सकें। हमारी जो इस वक्त हमारी लीडरशिप है, जो इस वक्त हुक्मरान तबका है,
وہ ڈیفیکٹو اور ڈیجورے دونوں، کیونکہ ڈیجورے تو ہے ہی نہیں، خیر سارے ڈیفیکٹو ہیں تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ایسے کسی بھی دباؤ سے، بجائے اس کے کہ ہم بہت بڑا کوئی قومی مفاد، قومی سلامتی پہ کمپرومائز کرنا پڑے ہمیں، اس سے پہلے چیزوں کو درست کر لینا چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.